हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। कल हम लोग देख न्यूमेरिकल बड़े अच्छे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, जो कि चाहे ए लेवल का हो, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल, गेट लेवल या जे लेवल का हो या TG2 लेवल का, लगभग सारे आप जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे उतना आपका सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, उतना आपको पढ़ने का तरीका, समझाने का तरीका, मतलब हर चीज़ आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, थ्योरी रिवीजन होगी, इसलिए न्यूमेरिकल लगाया जाता है। तो आपके सामने जितना न्यूमेरिकल लगभग हो रहा है, लगवा रहे हैं। तो एक चीज़ और है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए सवाल देखते हैं। अब क्या कर रहा है, अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डेवलप रेटेड टार्क एट ए स्लिप ऑफ 0.05 विथ स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड if the rotor resistance is increased to 4 times by inserting external resistance in the rotor circuit, then at a rated torque the slip would be। इसका मतलब क्या कर रहा है अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डेवलप रेटेड टार्क, ठीक, रेटेड टार्क डेवलप करता है स्लिप ऑफ 0.05 पर विथ स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट। तो नॉर्मल में टार्क प्रोपोर्शनल क्या होता है, टार्क प्रोपोर्शनल क्या होता है नॉर्मल में, आपका टार्क प्रोपोर्शनल क्या होता है? यस, C2 का होल स्क्वायर R2 इतना होता है, और R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर इतना होता है। क्या नहीं, अगर इस सब को हम अगर निगलेक्ट करके तो डेवलप कर रहे हैं, मान लीजिए सबको हटाकर सिर्फ इतना रखते हैं, क्या यस R2 कट जाएगा, यस अपान। अब हम लोग क्या माने, नॉर्मल अगर कंडीशन में हो तो X2 हम X2 इतना होता है, X2। तो अगर हम X2 को निगलेक्ट मान लें, मतलब X को निगलेक्ट मान लें, निगलेक्ट नॉर्मल में, तब क्या हो जाएगा, S अपान R2 हो जाएगा। हम लोग इसको निगलेक्ट मान लिए। अब यहाँ से एक चीज़ बचेगा, अगर काटोगे R2 का होल स्क्वायर बचा R2, तो क्या बचेगा, T प्रोपोर्शनल S R2 बचेगा, ठीक। अब क्या कर रहा है, स्लिप इतने स्लिप पर रेटेड टार्क हुई करा इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 4 टाइम बाय इंसर्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब हम रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो टार्क बढ़ता है, टार्क बढ़ता है तो 4 टाइम में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो कितना, 4 टाइम्स 4R2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जो कहा वही हमने कर दिया। अब क्या करा है, देन एट रेटेड टार्क स्लिप वुड बी, कह रहा है रेटेड टार्क अब स्लिप कितना होता है, वुड बी कितना होगा, स्लिप का मान पूछ रहा है। तो इसको कर लो, इसको T मान लो, T अपान T, या सही है, T अपान T मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। और क्या है, यस R2 इंटू 4R2 पर चला जाएगा अपान यस। अब क्या है, स्लिप के वैल्यू रख दो, तो स्लिप के वैल्यू रख देंगे, तो स्लिप के वैल्यू किस में होगा, इस दोनों में हम रख देते हैं, कितना 0.05 यस, और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ स्लिप की वैल्यू रहेगी, सिर्फ इसमें क्या रहेगी, स्लिप की वैल्यू 0.05 इतने रहेंगे, यही रहे ना, लग रहा है, इतनी रहेगी 0.05। अब क्या करा है, अब जब स्लिप की स्टार्टिंग टार्क में इतनी ही वैल्यू, ठीक, उसके बाद कह रहा है रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, जब हम
एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं कितना 4 टाइम करते हैं, टार्क भी नया जनरेट होगा। तो इतना हो गया और ये इतना हो गया। तो ये आपकी स्लिप इतनी जनरेट हुई 0.0। इसमें क्या है स्लिप, ठीक, इसमें स्लिप का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम लोग अब क्या है, और R2 उधर चला गया, स्लिप कट गया, R2 से R2 कट गया, अभी 1 हो गया, तो 0.02। तो S इक्वल टू 0. तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई, पहले कितना था 0.05 था, उसके बाद कितना हुआ 0.02। थोड़ा सा हम लोग एक दिमाग लगाते हैं, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा इधर देखो, 4 टाइम, पहले 4 टाइम नहीं इंक्रीज था स्लिप के लिए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 4 टाइम इंक्रीज हुआ, क्या हुआ 4 टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, T कर ऐसे देखते हैं, आ जाएगा सही, 0.05 कर देते हैं, 1/4, R2 से R2 कैंसिल, अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना, डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे समझिए 0 से 4 कब बना, कितने का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 बन जाए, थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं। 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं बनेगा, 1 मिनट, कुछ हम क्या आपके सामने थोड़ा लाज समझाना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 टाइम कैसे हुई, कितने पर। अगर हम लोग देखो कितना हम रेजिस्टेंस ऐड कर दिए कि स्लिप 0.02 हो गया, थोड़ा हम लोग देखते हैं। 0.05 इंटू 4 करो तो 2 आ जाएगा, रेजिस्टेंस अब 4R2 कर दिए, कुछ नहीं किए, 0.2 आ जाएगा, 4×5 = 2, 4×5 = 20। स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हम 4 टाइम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, देखो इसमें अगर स्लिप का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें 4 टाइम, देखो ऐसे समझो, फिर मान लो स्टार्टिंग में स्लिप कितना था 0.0 इंटू R2, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कितना हो गया, ये हमको पता नहीं है, मगर पता है तो कितना है 0.05, मगर 4R2, ठीक, मतलब 4 गुना हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, तब देखो स्लिप का वैल्यू कितना होता है। तो स्लिप 2R2 मतलब 0.2, मतलब क्या है सही, मतलब हम 4 गुना अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज किए तो स्लिप कितना हो जाएगी, मतलब उसका हम अगर सीधा अगर करना चाहे तो उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सीधा आंसर निकल आएगा, एक लाइन में सवाल आपका लग जाएगा कि हम 4 टाइम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लिप कितना होगा, उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो स्लिप सीधा आंसर आ जाएगा, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा बताने का थोड़ा तरीका अलग था, समझिए। इसको ताली होंगे, अब ताली लीजिए। अब कोई भी सवाल हो कि आप लोग लगा सकते हैं, एक सवाल और है। ये बढ़िया सवाल है, इस पर शायद हो सकता है आ जाए आने वाले फ्यूचर में, इन फ्यूचर केस में आ जाए, इसलिए इसको लगवाना जरूरी था।
तो अब हम लोग थोड़ा चलते हैं। क्या कर रहा है? चार सौ 80 वोल्ट, 60 हर्ट्ज, 50 HP, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इस ड्राइंग 60 एम्पियर, 60 एम्पियर एट 0.85 पावर फैक्टर लेंगी। द स्टेटर कॉपर लॉस आर 2 किलोवाट। लास्ट 2 किलोवाट। सवाल अच्छा है। एंड द रोटर कॉपर लॉस आर एंड द रोटर कॉपर लॉस और 700 वाट। कुछ कुछ दिमाग में घूमता होगा। द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, और 600 वाट। 600 वाट। एंड द स्टेटर आयरन लॉस, स्टेटर आयरन लॉस, और 1800 वाट। द एयर गैप पावर इज, द एयर गैप पावर इज। अब ये जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट करके रखिएगा कि हो सकता है नेक्स्ट इन फ्यूचर में इससे 7 क्वेश्चन आपका बन सके, मतलब 7 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सवाल लगवाने से पहले हमने क्या पढ़ाया था, थोड़ा आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए, तब आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। कुछ याद हो रहा होगा। एक गोला, 3 टाइप का गोला हमने बनाया था। यहाँ से इनपुट दिया, स्टेटर इनपुट या मोटर इनपुट बोलते हैं। ये क्या होगा? कॉपर लॉस ही था ना, कोर लॉस, स्टेटर कॉपर कोर, PAG एयर गैप पावर, रोटर एयर गैप पावर। ये क्या है? रोटर कॉपर लॉस। ये क्या है? PM मैकेनिकल पावर डेवलप। ठीक, ये क्या है? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, उसके बाद क्या होगा? शाफ्ट आउटपुट PSH। इतना हम लोग पढ़े हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है? PAG। देखो जो पूछ रहा है बस उसे सीधा वैसे निकालते जाएंगे, मतलब स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस। ठीक, तो जो एयर गैप पावर होता है रोटर का इनपुट होता है, रोटर का आउटपुट मैकेनिकल पावर होता है, रोटर कॉपर लॉस। तो जो पूछता जाएगा निकालते जाएंगे। आपके सामने हमने ग्राफ फिर से बना दिया, और फिर से हमने बना दिया, फिर से हम लोग चलेंगे। तो कह क्या रहा है? एयर गैप पावर, तो PAG मतलब स्टेटर इनपुट स्टेटर लॉस। तो एयर गैप पावर मतलब
PAG। अब स्टेटर इनपुट है स्टेटर लास। अब समझ में आ रहा होगा, कोई मेहनत कोई नहीं, बस सारा हमने मेहनत पहले करके। स्टेटर इनपुट करें मतलब अगर स्टेटर इनपुट आप लोग करते हो, यहाँ ज्ञात कर लेते हो √3 VL/IL cos फाई। cos फाई दिया है वैल्यू ए, तो स्टेटर इनपुट √3 VL की वैल्यू कितनी है 480 वोल्ट, IL की करंट है 60 एम्पियर। कितना है 60। cos फाई कैलकुलेट करिए कितना रहा है, कैलकुलेट करिए इसको। बयालीस दशमलव 4 किलोवाट। कितना रहा है 42.4 किलोवाट। स्टेटर लॉस कितना रहा है हाँ, तो कितना रहा है रोटर का स्टेटर कापर लॉस कितना रहा है 2 किलोवाट। तो कितना हो गया 40.1 आ गया। चला आंसर कैसे आ गया 2 किलोवाट, इसको घटाएंगे और कुछ है स्टेटर आयरन लॉस स्टेटर कापर लॉस, 2 लॉस है ना, स्टेटर आयरन लॉस कापर लॉस सही है प्लस आयरन लॉस भी है। तो अब इसमें से कितना हुआ 1800 मतलब 1.8 प्लस 2 कितना हो गया 3.8। अब 3.8 घटाइए 42.4 में से दोनों लाश मिला लिए, एक स्टेटर कोर लाश प्लस कापर लाश, दोनों को लाश मिला लिए क्योंकि दोनों से लाश से होगा। तो अब इसको हम लोग 3.8 लिख सकते हैं, समझ गए होंगे 3.8 और 6.8 यहाँ 1 बचा 8 38.6 ठीक। तो कितना आ गया 38.6 किलोवाट। तो मतलब देखिए ऐसे ही लगे कापर लॉस, ये स्टेटर कापर लॉस है, स्टेटर कोर लॉस है, याद रखिएगा स्टेटर कापर लॉस स्टेटर कोर लॉस इनपुट, तो इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। तो स्टेटर लॉस है कि स्टेटर आयरन लॉस है और स्टेटर कापर लॉस है, दोनों जोड़कर इसमें से घटा दिए, आपका आंसर आ गया कितना 38.6 किलोवाट। अगर इसी में कहता मैकेनिकल पावर डेवलप तो 746 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते, मतलब 0.746 का करते क्योंकि किलोवाट में है। एयर गैप पावर हो गया। अब क्या पूछ रहा है अब पूछ रहा है पावर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल। इतना बता लीजिए तो हम करवाते हैं। इसको बनाया है इसलिए कि आप लोग लगा सके। इसका आंसर कितना रहा है 42.4 किलोवाट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं सवाल फंस जाए। हमको क्यों आशा लग रहा है, देखो आशा एक क्या होती है आपके संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हिट। अगर आपने एक आशा लगाया कि हमने अगर सिक्का फेंका, देखो जैसे क्या है सिक्का है, एक तरफ टेल है एक तरफ हेड है, तो इसकी संभावना आपको थोड़ा सा है कि हमने फेंका और ये से सिक्का फेंका, ये ऐसे फिर से दीवार में
ऐसे सिक्का फिक्का, या तो हेड आएगा या तो हेड आएगा। फिर से फेंकते हैं, फेंकते पढ़ाई का तरीका से। अब देखो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैंने बोला टेल आने की संभावना, अगर टेल आ गया तो सही है, ये आया हेड, इसका मतलब है संभावना हमने व्यक्त की, आ सकता है, कोई रेट नहीं है। फिर से हम संभावना देखते हैं, अब क्या आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा? टेल आ गया। देखिए इस बार संभावना हो गई। तो संभावना होती है, ये क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी होती। कभी कभी आपकी संभावना प्रबल हो जाती, वही बस चीज़ को कहावत है, वही बस पढ़ाई का तरीका और कुछ नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक तो हो गया 38.6 किलोवाट। अब क्या पूछ रहा है, द पावर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल फॉर्म। लिख रहा है द पावर कन्वर्टेड, द पावर कन्वर्टेड, पावर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल फॉर्म, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल फॉर्म। मैकेनिकल टू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल फॉर्म। अब आपको समझ गया कि अब हम मैकेनिकल पावर मतलब पीएम इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर लिए। पावर कन्वर्ट किसके करें, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, मतलब पीएम कन्वर्ट हो गया। तो हमको पीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फिर साल में यहाँ लिखते हैं, साल में यहाँ लिखेंगे, लगाने का तरीका सीखेंगे। 38.6 किलो, आंसर कितना है, 38.6 किलोवाट। तो पीएम निकालेंगे, पीएम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, एयर गैप पावर और रोटर कॉपर लॉस, पीएजी और माइनस रोटर कॉपर लॉस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस, ठीक। अब ये तो हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा कन्विंस करते हैं। एयर गैप पावर कितना है, 38.6 किलोवाट था, माइनस रोटर कॉपर लॉस कितना है, ये है 700 वाट, 700 वाट। तो 700 वाट है। अब 700 वाट है तो अगर 700 वाट है, यहाँ 700 वाट है, तो इसको घटाइए, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे, तो इसको वाट में चेंज कर लीजिए। 38.6 किलोवाट है, इसको तो वाट में चेंज कर लीजिए। तो आपका इसको वाट में चेंज करके कर लीजिए। तो या तो ऐसे करिए, 0.7 करके इसको किलोवाट में कर लीजिए, 7। इसको घटाइए, 38.6.7 37.9 आ रहा है लमसम, हाँ ठीक। तो 37.9 किलोवाट। इसका मतलब है एयर गैप पावर अब कम आ रहा है। पहले 38 किलोवाट था, यहाँ एयर गैप पावर कितनी जनरेट हुई, 38 किलोवाट। यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना हो गई, 37 किलोवाट। मतलब 1 किलोवाट लमसम का खामियाजा किसके कारण, रोटर कॉपर लॉस के कारण। क्योंकि जो रोटर इनपुट में हम मिल रहा है एयर गैप में, वो आउटपुट में जब कन्वर्ट कर रहा है तो नहीं मिल रहा, क्योंकि रोटर में कॉपर लॉस होता है, आयरन और कोर लॉस नहीं होता। तो हमारा कितना आ गया, 37.9 किलोवाट। ये आंसर आ गया। देखिए आंसर पढ़ने से पहले उसको ध्यान से देखिए कि हाँ हम जो इनपुट में दिए, इनपुट बाद एयर गैप में पावर नहीं मिली, कुछ कम हुई, ठीक। फिर मैकेनिकल पावर जब डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट किए, तो क्या किए, वो जो 38 किलोवाट के इनपुट में मिल रहा था 38.6, वो यहाँ
1 किलोवाट घट गया, 37 दशमलव लमसम में मिला, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस हो कितना 700 वाट। अब क्या पूछ रहा है आगे, मोटर आउटपुट पावरेज। अब आउटपुट मोटर का पूछ रहे हैं, पी से स्टार्ट पावर या आउटपुट पावर, ये पूछ रहा है। अगर ये पूछेगा तो मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस याद नहीं करना है, एक ग्राफ बना लेना, आराम से सब लिखता चला जाएगा। हमने कुछ किया कुछ नहीं, बस इसी को सब बना लिया। तो मैकेनिकल पावर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। आउटपुट पावर, अब देखो आउटपुट पावर कितना मिलता है, क्या पूछ रहा है उसको उतार लीजिए। सवाल तो नंबर 1 का है, कहीं ना कहीं आ जाएगा किसी ने। तो इनपुट में 38.6, आउटपुट में जब कन्वर्ट हुआ तो 37.9 किलोवाट। अब देखो क्या पूछ रहा है, अगला क्या पूछ रहा है इसी में, द मोटर आउटपुट पावरेज, द मोटर आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर पूछ रहा है, तो आउटपुट मतलब पी आउटपुट, यही पूछ रहा है, मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। साल यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई नहीं। पी आउटपुट अपान मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, कोई दिक्कत। तो मैकेनिकल पावर कितना है, मैकेनिकल पावर आपका जनरेट हो रहा कितना, मैकेनिकल पावर कितना जनरेट हुआ था अभी 37.9 किलोवाट, माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस कितना है 600 वाट, मतलब 0.6 वाट। इसको घटा दो, सैंतीस दशमलव 3 किलोवाट लमसम है, 37.3 किलोवाट। अब देखो कितना आराम से निकला, कोई इसमें ऐसा है कि याद करना या बहुत समझाना है, बहुत घुमा फिरा कर ऐसा नहीं ऐसा होगा तो वैसा लासेज होगा, इसी के बाद ये जोड़ लेंगे इसके बाद ये जरूर आएगा, ऐसा कुछ है कुछ नहीं। हमने ग्राफ बनाया, सब आंसर लिया। अब देखिए एयर गैप पावर ज़्यादा है, उसके बाद इनपुट पावर सबसे ज़्यादा, उसके बाद एयर गैप पावर ज़्यादा, उसके बाद मैकेनिकल पावर का इनपुट पावर ज़्यादा, उसके बाद एयर गैप पावर ज़्यादा, उसके बाद मैकेनिकल, देखो सबसे ज़्यादा इनपुट पावर, उससे कम पीए, उससे कम मैकेनिकल पावर, उससे कम आउटपुट पावर। तो 37.3 किलोवाट, क्यों किसके कारण एक घट गया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के कारण, ठीक। तो उसके बाद अगर एचपी में पूछे, किलोवाट को एचपी में चेंज करोगे तो 37.3 किलोवाट को 0.746 करो, क्योंकि एक एचपी में 746 वाट होता है, किलोवाट करोगे तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन करो। तो अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, अगर हार्स पावर में करोगे एचपी में तो 50 एचपी की मोटर हो जाएगी लमसम, 50 हार्स पावर। ये तो पता था इससे ज़्यादा है, मगर कैलकुलेट करोगे तो लमसम 50 एचपी की मोटर हार्स पावर मिलेगी। तो ये तो हम लोग कितना ना, अब क्या के लिए, अब क्या पूछ रहा है, मोटर इफिशियंसी, मोटर इफिशियंसी, मोटर इफिशियंसी कितनी है।
अब इतना उतार लीजिए तो मोटर की एफिशिएंसी निकालना है। तो मोटर की एफिशिएंसी मतलब मोटर इनपुट अपान मोटर आउटपुट। मोटर आउटपुट कितना है, ये है। अब मोटर इनपुट आपका जो पहले दिए थे, तो ये तो मोटर का आउटपुट हो गया। ये जो पीएम है रोटर का आउटपुट है। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझिए। ये मोटर आउटपुट है। अभी इसको लगा ले तो बता, हाँ ये मोटर आउटपुट है, समझिए। और ये जो पीएम डेवलप होती है रोटर आउटपुट होता है। एक चीज याद रखें, समझिए। मोटर का जो आउटपुट होता है वो रोटर के आउटपुट से कम होता है, क्योंकि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होती है। रोटर का आउटपुट मान लीजिए 37.9 किलोवाट था, तो मोटर का आउटपुट कितना निकला 37.3। किसके कारण निकला, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के कारण। इसका मतलब है जो मोटर का आउटपुट होता है रोटर के आउटपुट से कम होता है, समझ गए। मोटर का आउटपुट रोटर का आउटपुट, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज न होइए। थोड़ा सा फिर से हम ग्राफ बनाएंगे, फिर से इसको हम समझाएंगे, समझ गए। तो रोटर का आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप, पीएम, जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। अब रोटर का आउटपुट है, मोटर का आउटपुट क्या है, रोटर के आउटपुट से कम है। किसके कारण, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस के कारण, समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। 50 एचपी, अगर 37 किलोवाट की मोटर है तो 50 एचपी की मोटर होगी। अब इफिशियंसी पूछे, अगर इफिशियंसी पूछ रहा है तो मोटर आउटपुट, क्या आउटपुट, मोटर आउटपुट या अपन मोटर इनपुट इंटू 100, परसेंटेज 100 अगर करोगे, परसेंटेज 100, तो मोटर आउटपुट क्या है, मोटर आउटपुट क्या है, मोटर आउटपुट आपका है ए, क्या है, मोटर आउटपुट क्या है 37.3 किलोवाट लमसम है। हाँ 37.3 और 42.4 इंटू 100, तो लमसम कितना एफिशिएंसी आ गई 88%। कितना 88%। अब इफिशियंसी हमारी 88% आ गई। बता लीजिए तो थोड़ा इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा इसका थोड़ा समझाना समझाएंगे। सवाल अच्छी थी, इसको आप इस सवाल को तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यही सवाल आपका आ जाए, आते ही आपको 5 या 6 नंबर मार्क दिला जाए, जिससे आपका जो मेरिट लास्ट में बनता है उस मेरिट में आप लोग आ जाए। तो ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम लोगों को पता होता है इसको लगाना कैसे, लोग छोड़ के चले जाते। इस सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। हमने सारा जो ग्राफ से आपको समझा दिया है कि इसको लगाना कैसे है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो सवाल चले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो इस सवाल को याद रखिएगा। अब हम लोग, अब देखो इधर उतार लियोगे, आप लोग उतार लीजिए पहले सवाल को, तब हम लोग आगे इसको एक बार हम फिर से करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। एक बार और न्यूमेरिकल अगर लगा लेंगे तो लगा लेंगे, नहीं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेंगे। उसके बाद थोड़ा बेसिक पढ़ाने के बाद सिंक्रोनस मोटर वोटर चलेंगे। तो इसको उतार लियोगे आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्या हम करना चाहते हैं, फिर से समझते हैं, फिर से बनाते हैं। देखो समझ रहे होगे,
इस ग्राफ को फिर से बना रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये ग्राफ आपको नंबर दिला सकता है, कहीं ना कहीं नंबर तो दिला ही देगा। आप देखिए, एक गेट लेवल का सवाल है, तो गेट लेवल के सवाल के लिए गेट लेवल का दिमाग रहना चाहिए। ये क्या है, हमने इनपुट दिया है स्टेटर में आर वाई, स्टेटर इनपुट या मोटर इनपुट, ठीक, स्टेटर इनपुट या पहला स्टेप, ए स्टेटर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, स्टेटर कोर लॉस, एक चीज याद रखिए, स्टेटर कोर लॉस। आपका ये चीज, ये रोटर है, रोटर में एयर गैप होगा स्टेटर रोटर के बीच, तो पीएजी एयर गैप पावर, इसे बोलते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप में कितनी पावर जनरेट होगी, ठीक, तो इसी को बोलते हैं रोटर इनपुट। क्या बोलते हैं, रोटर इनपुट। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है आपका, रोटर कॉपर लॉस, थोड़ा समझिए, रोटर कॉपर लॉस। अब क्या है, आउटपुट में मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है, पीएम, इसको बोलेंगे मैकेनिकल पावर डेवलप, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिए तो मैकेनिकल पावर डेवलप या रोटर आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं, रोटर आउटपुट। फिर उसके बाद यहाँ होगा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। क्या हुआ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, क्या हुआ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। उसके बाद यहाँ आउटपुट में क्या मिला, पी आउटपुट, इसे बोलेंगे मोटर का आउटपुट, रोटर का आउटपुट नहीं, मोटर का आउटपुट। रोटर का आउटपुट क्या है, अब देखिए इनपुट हम कितना दिए, मोटर इनपुट पावर कितना था, हमने कुछ दिया, उससे ज्यादा हमारा पी एयर गैप पावर। अब पी एयर गैप पावर हमारा इससे कम क्यों हो गया, क्योंकि हमारा स्टेटर और कॉपर लॉस कोर लॉस है, इसके कारण पी एयर गैप पावर पी इनपुट पावर से कम हो गया, जो इनपुट पावर दे रहे हैं इसके कारण कम हो गया। उसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ, तो मैकेनिकल पावर डेवलप हमारा कितना हो, पीएम। तो पीएम क्या है, ये रोटर का आउटपुट है या मैकेनिकल पावर है। तो मैकेनिकल पावर एयर गैप पावर से कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ रोटर कॉपर लॉस है, इसलिए कम हो गया। उसके बाद आया हमारा आउटपुट की, अब आउटपुट हमारा मैकेनिकल पावर से कम हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है। तो एक चीज है, एग्जामों में एक चीज पूछ सकता है कि ये बताइए, जो हमारा मैकेनिकल पावर होता है वो एयर गैप पावर से कम क्यों होता है। मतलब जो आउटपुट होता है, मान लीजिए किलोवाट पावर है, जो हमारा किलोवाट है, मोटर का आउटपुट किलोवाट है, तो मान लीजिए 37 किलो, मान लीजिए एयर गैप पावर है 44 किलोवाट की, ऐसे दे देगा, मान लीजिए एयर गैप पावर 44 किलोवाट, मैकेनिकल पावर मान लीजिए 43.5 किलोवाट। अब पूछेगा, एक कंडीशन दे दिया, अब क्या पूछ सकता है कि जो हमारा मैकेनिकल पावर है लेस देन एयर गैप पावर से कम क्यों है, भाई रीजन बताइए, रीजन इसका समझाइए कि ये क्यों कम है, एयर गैप पावर मैकेनिकल पावर, हाँ मैकेनिकल पावर एयर गैप पावर से कम क्यों है। तो उसका सीधा 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो रोटर कॉपर लॉस दिया रहेगा,
या तो स्टेटर कॉपर लॉस फ्रिक्शन, तो आपका आंसर मानना है रोटर कॉपर लॉस। समझ गए? तो फंसाने का उसका तरीका है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक, तो स्टार मार्क ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और ये एग्जाम में आने वाले निश्चित से निश्चित आएंगे आप। अगर आ गया तो 10-12 नंबर ले जाएगा, 7 नंबर न्यूमेरिकल का 7 नंबर ले जाएगा। और इससे इसी में आपका एक क्वेश्चन है पूछ लेगा, इनपुट पावर एयर गैप पावर से ज़्यादा क्यों होती है, एयर गैप पावर इनपुट पावर से कम क्यों होती है, आउटपुट पावर एयर गैप पावर से कम क्यों होती है। तो आपको सारे आंसर पता होने चाहिए। क्यों आंसर कम है, क्यों क्यों आउटपुट पावर मैकेनिकल पावर से कम है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है। ये कम क्यों है, क्योंकि इसमें रोटर कॉपर लॉस होता है। यहाँ रोटर कॉपर लॉस है, फ्रिक्शन एंड विंडेज। सीधा फिगर को दिमाग में लाइए और आंसर दे डालिए। देखिए इस पर न्यूमेरिकल भी है, इस पर एक कैसे थ्योरी बन रहा है। तो आप लोग को मेरा पढ़ाने का ही उद्देश्य है कि रटिए नहीं किसी चीज़, क्योंकि न्यूमेरिकल आ क्या रटना है, इससे होता है। तो एयर गैप पावर उसमें इनपुट पावर में से हम लोग क्या स्टेटर लॉस घटा देते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिपिकल हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग में। ऐसे क्या है, आप लोग ग्राफ बनाएंगे सीधा आंसर लगा देंगे और कोई वो भी नहीं होगा। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।